हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो एंड what is macroeconomics, because macroeconomics डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स टुगेदर। सपोज मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से कन्वे की ये चीज, वन ट्री है तो ये क्या है, माइक्रो, और कलेक्शन ऑफ ट्रीज है, यानी कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, तो वो क्या है, मैक्रो। अगर हम एक बंदे की डिमांड की बात करते हैं, माइक्रो। अगर हम बहुत सारे पर्सन्स की डिमांड के समेशन की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो। अगर हम एक कंपनी के प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, इट मीन्स माइक्रो, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कंपनीज मैक्रो। क्लियर है? तो माइक्रो स्मॉल कॉन्सेप्ट है एंड मैक्रो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, देन वी कम एट डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics deals with total or aggregate level of output. टोटल और एग्रीगेट यानी कि जो छोटी छोटी आउटपुट है उसके समेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग नेशनल लेवल पे यहाँ पे बात करते हैं। इन दिस वी स्टडी एग्रीगेट लेवल ऑफ कंजम्पशन, एग्रीगेट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। मीन्स हम एक चीज के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्राइस लेवल। और किस कंसर्न में हम लोग बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के कंसर्न में। मीन्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस होल इकोनॉमी एज वन यूनिट। क्लियर है? तो यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स की हम डिस्कशन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं होल यूनिट टुगेदर। मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की। Scope of macroeconomics. First scope of macroeconomics is theory of national income. Theory of national income में हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल इनकम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, और नेशनल इनकम किन किन चीज़ों का इंडिकेटर है। किसी इकोनॉमी के बारे में उसकी नेशनल इनकम को देख के आप क्या ओपिनियन क्रिएट करते हो। वी ऑल डिस्कस इन द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। इट कवर्स द वेरियस टॉपिक रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम, इंक्लूडिंग द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बजटिंग। देन द सेकेंड स्कोप इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस स्ट्रीम ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स help to figure out the level of unemployment and prevailing employment condition in the country. इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कंट्री के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री की ग्रोथ पर। ऑल दीज थिंग्स डिस्कस अंडर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Also to know how it affects the supply and demand, saving, consumption and expenditure behavior. यानी कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के पैटर्न का सप्लाई पर, डिमांड पर, सेविंग पर, कंजम्पशन पर और एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। देन थ्योरी ऑफ मनी। Third scope of macroeconomics is theory of money. Macroeconomics analyze the function of the reserve bank in the economy, जो कि सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इसमें हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी अलोंग विद इट्स इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, और जो कंट्री में इनफ्लो और आउटफ्लो होता है मनी का, उसका कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। All these things we discuss in theory of money. Then fourth scope is theory of general price level. The most important of all is the analysis of product pricing. Product की pricing किस तरह से होती है and how these price level fluctuate because of inflation or deflation. और inflation और deflation की situation की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दिस थ्योरी वी डिस्कस द स्टेटस ऑफ अ कंट्री। दिस इज द इन दिस वी डिस्कस द स्टेटस ऑफ द कंट्री can be evaluated in the term of the per capita real income as stated under macroeconomics. यहाँ पे हम per capita income निकालते हैं और उसके बेस पे किसी भी कंट्री का स्टेटस चेक करते हैं कि वो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पर है। बेटा जो फर्स्ट वाला है ये दा है, इसका टी यहाँ पे आई थिंक टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है, ही नहीं है, ये दा स्टेटस है। क्लियर है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी कंट्री में उनके लोगों का क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या ग्रोथ है, और ये डिसीजन हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम से। देन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। It is a field of study that enlighten upon the export and import of goods and services. इसमें हम लोग देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से हो रहा है, उस चीज के ऊपर हाईलाइट करते हैं, चीजें दिखाते हैं, डेटा उसमें यूज करते हैं, कैसे एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। इन ब्रीफ इट डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड ड्यूटी चार्ज। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड है, अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड है, उसका सारा स्टडी हम किस में करते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, और उसका किसी भी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम इसी में स्टडी करेंगे। किस तरह से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो आपके स्कोप है इकोनॉमिक्स की, एक को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में different types of varieties of goods or point of view verified is final goods are those goods which are used either for final consumption or for investment। या तो ये फाइनली कंज्यूम हो जाते हैं या फिर ये क्या हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में कोई भी गुड्स लाके यूज कर लिया तो वो क्या है, कंजम्पशन गुड। और आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी परचेज की है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होगी, तो वो फाइनल गुड किस पर्पस के लिए यूज हो गया, इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई कर रहा है गुड्स, उसने कंज्यूम कर लिया है, उसको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके लिए फाइनल कंजम्पशन गुड हो जाता है। और जो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, बिजनेस का ओनर एसेट्स परचेज करता है अपने बिजनेस के लिए, ताकि उन एसेट्स का यूज वो अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सके, तो वो फाइनल गुड्स किस पर्पस के लिए हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इतनी बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी एंड
equipment. It includes final consumer goods and final production goods. They are not meant for resale. तो चाहे फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो चाहे फाइनल प्रोडक्शन गुड्स हो, इनको परचेज करने का पर्पस रीसेल नहीं होता. जो बंदा परचेज करता है, जो कस्टमर परचेज करता है, इन सब गुड्स को रीसेल पर्पस से नहीं परचेज करता. क्लियर है? तो जो कंज्यूमर के वो फाइनल कंजम्पशन गुड्स और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं वो फाइनल प्रोडक्शन गुड्स. क्योंकि वो उनको रीसेल नहीं करेगा मैन्युफैक्चरर, वो अपने बिजनेस में उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करेगा. सो नो वैल्यू इज एडेड टू दीज गुड्स. इन गुड्स में कोई और फर्दर एडिशन नहीं होता है, यानी कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है. जिस फॉर्म में ये मिलते हैं उसी फॉर्म में इनको किसी की भी नीड को सेटिस्फाई करने की पावर रखते हैं. These value is included in the national income. और जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है. क्लियर है? फाइनल गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो जिस फॉर्म में मिलते हैं उसी फॉर्म में डायरेक्टली नीड को सेटिस्फाई करते हैं. कंज्यूमर अगर फाइनल गुड परचेज करता है, यानी कि कोई गुड परचेज करता है और वो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं. अगर मैन्युफैक्चरर कोई गुड परचेज करता है, यू कैन से फिक्स एसेट परचेज करता है, और यू कैन से मशीनरी एंड इक्विपमेंट परचेज करता है, बिल्डिंग परचेज करता है, ताकि उसका यूज वो अपने बिजनेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सके. रीसेल करना उसका मोटो नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है? फाइनल प्रोडक्शन गुड्स. क्लियर है? इनमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है. ये जिस फॉर्म में मिलते हैं वो इसकी फाइनल फॉर्म होती है जो डायरेक्टली नीड को सेटिस्फाई करती है. ठीक है? एंड वन मोर थिंग, इनकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं. देन कम एट इंटरमीडिएट गुड्स. Intermediate goods are those goods which are used either for resale or for further production. इन गुड्स को या तो हम रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए. यानी कि हमारा मोटो है इसको खरीदना और इसके ऊपर थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कर देना, या गुड्स को मॉडिफाई करना और उसको रीसेल कर लेना, या फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज करना. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो रॉ मटेरियल यूज होता है फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स. इसमें ऑब्वियसली क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये जिस फॉर्म में होता है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें वैल्यू ऐड की जाती है. यानी कि इसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, इस पे मॉडिफिकेशन करके वैल्यू ऐड करके देन इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस, एग्जांपल है रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स. फॉर एग्जांपल आप और अच्छे से समझने के लिए ले सकते हो, अगर आप हाउस होल्ड मिल्क यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर फाइनल गुड्स है. लेकिन एक टी सेलर है, वो अपनी शॉप की टी को सोल्ड करने के लिए, टी बनाने के लिए जो मिल्क यूज करता है वो क्या है? उसके लिए इंटरमीडिएट. एक कंपनी है बिस्किट बनाने की और वो फ्लोर यूज करती है, तो फ्लावर क्या है? उसके लिए इंटरमीडिएट. और अगर बंदा अपने घर में रोटी बना रहा है फ्लावर को यूज करके, तो वो उसके लिए क्या है? उसके लिए वो फाइनल गुड्स है. इतना क्लियर है? यानी कि डायरेक्टली अगर नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्टली यूज हो रहा है, तो वो है फाइनल, और उसके ऊपर वैल्यू ऐड करके यूज हो रहा है तो वो क्या है? इंटरमीडिएट. क्लियर है? देन क्वेश्चन अराइज होता है कि इज द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट. क्या एक गुड
फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया कि कोई भी चीज है अगर आप घर में यूज कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फाइनल है। लेकिन अगर आप बिजनेस में यूज करते हो उसका, तो वो आपके लिए क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि आप उसको परचेज करते हो, उसकी फॉर्म को मॉडिफाई करते हो, एक अलग स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करते हो और उसके बाद उसको सोल्ड करते हो, तो वो आपके लिए क्या है, इंटरमीडिएट। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट दैट टोटली डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड। कोई भी प्रोडक्ट फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये उसके एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एंड यूज के ऊपर। यानी कि कोई चीज फाइनल है या इंटरमीडिएट, वो कौन डिसाइड करेगा, उस चीज का एंड यूज। क्लियर है इतना? अगर आपने उसमें वैल्यू ऐड की है, प्रोडक्शन किया है, तो वो क्या है, आपके लिए फाइनल है। सॉरी, वैल्यू ऐड की है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट है। और डायरेक्टली कंज्यूम किया है विदाउट एडिंग एनी वैल्यू, तो वो आपके लिए क्या है, फाइनल, क्योंकि आपने कंज्यूम कर लिया वो और उसके बाद वो फिनिश। If good used in production, it is intermediate. If it is used by the household, then it is final good. Clear है? यानी कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, उससे यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो इंटरमीडिएट है। अगर वो हाउस होल्ड में डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है, तो वो क्या है, फाइनल गुड। जो मैंने एग्जांपल दिया था वही, फ्लावर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इज फाइनल गुड। ऑन द अदर हैंड, flour used by the bread manufacturing company is intermediate good। कंसेप्ट को समझने के बाद आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? देन नेक्स्ट कैटेगरी इज कंजम्पशन गुड्स, और यू कैन से कंज्यूमर गुड्स। ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। All those goods which are bought by the consumer as final or ultimate goods to satisfy their wants। अपनी wants को, अपनी needs को satisfy करने के लिए कंज्यूमर अगर कोई गुड परचेज करता है, उसको यूज करता है, तो वो क्या है, कंजम्पशन गुड्स। There are various category of consumption goods. First one is durable goods. Durable goods are those goods which is used for long period of time। यानी कि कंज्यूमर एक बार इन्हें खरीद लेता है और लंबे पीरियड तक इनका यूज करता है, इनसे एडवांटेज लेता है। फॉर एग्जाम्पल कार, टेलीविजन, एसी एक्सेट्रा, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दैट। देन सेकेंड कैटेगरी इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स and services. Non-durable goods and services are those goods and services which is used for short period of time. For example, fruits, oil, milk, vegetables, etc. आप इन्हें लंबे पीरियड तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो। आपको परचेज करने के विद इन अ टाइम पीरियड, यानी कि जब आपने खरीदा है उसके कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर आप इसको यूज कर लोगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिसेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम लोग पेरिसेबल गुड्स भी कहते हैं, जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड फॉर मोर देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स बट लेस देन ड्यूरेबल गुड्स। यानी कि पेरिसेबल और नॉन ड्यूरेबल से इनका यूज हम ज्यादा करते हैं और ड्यूरेबल गुड से कम टाइम के लिए हम इनका यूज करते हैं। दीज आर क्लोथ्स, क्रॉकरी एक्सेट्रा। क्लियर है? देन नेक्स्ट कैटेगरी इज कैपिटल गुड्स। ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। जब हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप डिसीजन ले पाओ कौन सी चीज नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी और कौन सी चीज नेशनल इनकम को इफेक्ट नहीं करेंगी। कौन सी ऐसी चीजें हैं
जिनका यूज हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में करते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। कौन सी ऐसे गुड्स हैं जिनको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारा बेसिक पता होना नेसेसरी है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स or you can say those final goods which are used and help in the process of production of other goods and services। वो सारे goods जो other goods and services की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो सब क्या है? कैपिटल गुड्स। जो आपने फाइनल गुड्स पढ़ा था, और फाइनल गुड्स में प्रोडक्शन फाइनल गुड्स या प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स जो आपने पढ़े हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। वी ऑलरेडी डिस्कस प्रोडक्शन गुड्स और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन गुड्स और प्रोड्यूसर फाइनल गुड इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल गुड्स। क्लियर ये बात? एग्जाम्पल, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, सब क्या है? ये कैपिटल गुड्स। क्योंकि इनका मोटो रीसेल नहीं है, इनका मोटो है इनको एक बार परचेज करके बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करना। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द नेट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है, उसमें एडिशन करना, ऐड करना, कोई चीज खरीदना, वो क्या है आपके लिए? इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल गुड्स की फॉर्म में भी कर सकते हो और इंटरमीडिएट गुड्स की फॉर्म में भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपने मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है अपने ऑफिस के लिए, इक्विपमेंट खरीदे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, तो वो आपके लिए क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने अपने रॉ मटेरियल का स्टॉक परचेज किया है ताकि आने वाले टाइम में आप उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर सको, तो आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग स्टॉक में वैल्यू ऐड करना, चाहे तो फिक्स में ऐड करो, चाहे आप इन्वेंट्री में यानी कि रॉ मटेरियल के गुड्स में वैल्यू ऐड करो, यानी कि उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करो, मोर रॉ मटेरियल परचेज करके स्टॉक में स्टोर करो। क्लियर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? देन देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। One is gross investment and another is net investment. First you have to understand what is gross investment. Expenditure incurred on the purchase of fixed assets or on inventory during the year is called gross investment. It includes expenditure on the purchase as well as depreciation on fixed assets. आप जो फिक्स एसेट खरीदते हो, यानी कि मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, जो आप परचेज कर रहे हो, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक परचेज कर रहे हो, वो क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम लोग उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को परचेज करने के साथ साथ उसके ऊपर परचेज करने के और जो सारे एक्सपेंडिचर आते हैं उनको भी ऐड करते हैं। सिमिलरली स्टॉक के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो हम और खर्चे करते हैं बिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उनको भी उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैरेज है, फ्राइट है, ऑक्ट्रॉय है, अगर किसी भी तरह का टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो हम उसको उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम उसका डेप्रीशिएशन भी ऐड रखते हैं, यानी कि उसको अलग नहीं करते हैं। जो भी फिक्स एसेट हम यूज कर रहे हैं उसका डेप्रीशिएशन भी ग्रॉस वैल्यू में कंसीडर होता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में डेप्रीशिएशन एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे एक चीज समझिए कि ग्रॉस वैल्यू में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन की वैल्यू भी ऐड ऑन रहती है। दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेट इन्वेस्टमेंट,
नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि वैल्यू के साथ साथ एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन ऐड रहता है ग्रोस में, और जैसे ही ग्रोस इन्वेस्टमेंट से आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो यू विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देन कम एट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। वर्ड यूज हुआ अभी हमारा भाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने कहा कि भाई ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को ग्रॉस वैल्यू से लेस करते हैं। नाउ कम एट व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल wear and tear, passage of time and expected obsolescence। यानी कि अगर आप किसी चीज को यूज करते हो, किसी फिक्स एसेट्स को यूज करते हो, तो उसमें नॉर्मल वियर्स एंड टीयर्स होते हैं, टूट फूट होती है, जिससे उसकी वैल्यू डाउन होती है। पैसेज ऑफ टाइम, किसी एसेट को आप यूज भी नहीं करते हो, वो रखी रहती है, तब भी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देन एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी, दिस इज एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी कि अगर किसी भी चीज की नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे ही किसी चीज का अपडेशन आता है, उसका जो प्रीवियस वर्जन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। क्लियर है डेप्रिसिएशन? देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल स्टोर करना नहीं है। दिस इज द डिफरेंट कंसेप्ट इन कनेक्शन विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल which is measured at a particular point of time। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक के वो वेरिएबल जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किए जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्टॉक। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो वेल्थ का। ऑन 31 मार्च 2020 आपकी वेल्थ का क्या स्टेटस है, आपके बिजनेस का क्या स्टेटस है, बिजनेस की जो बैलेंस शीट है वो भी क्या है, स्टॉक। क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पर ही किसी चीज की वैल्यू को बताती है, किसी ड्यूरेशन पे नहीं बताती। वो ये नहीं बताती कि ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 2 ईयर, ड्यूरिंग 3 ईयर, ऐसा कुछ नहीं बताती। वो सिर्फ ये बताती है कि 31 मार्च 2020 को ये पोजीशन है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ पोजीशन को जो चीजें बताती हैं, जो फिक्स रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं, वो क्या है, स्टॉक। वाटर इन अ टैंक, 10 बजे पानी, टंकी में कितना पानी है, आपके टैंक में कितना वाटर है, क्या है, स्टॉक। बैंक डिपॉजिट, आपके बैंक में 31 मार्च 2020 को क्या बैलेंस है, वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दिल्ली और जयपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्या है, स्टॉक। क्योंकि ये भी ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं होगा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो दो चीजें हैं, पहली चीज है ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करता है, दूसरा ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जिस डेट पे या जब भी हम इसकी बात करते हैं वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, इसके लिए कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। क्लियर है? स्टॉक क्लियर है? स्टॉक सबसे पहले पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है। टाइम मतलब ड्यूरेशन, नो टाइम डायमेंशन का मतलब है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, मंथली, ईयरली, ऐसा कुछ स्टॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिस डेट की बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं, चीज क्या रहती है, फिक्स रहती है। एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, वेल्थ है, वाटर इन टैंक है, बैंक डिपॉजिट है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस है, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल। आप रिलेट करके यहाँ पे कोट कर सकते हो।
Then next concept is flow. Flow is that quantity of an economic variable which is measured during the measured during the period of time. स्टॉक को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, फ्लो को हम ड्यूरिंग द टाइम मेजर करते हैं, यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, पर डे, पर किलोमीटर, इस तरह से हम फ्लो को मेजर करते हैं, ड्यूरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग टर्म में बात करें तो बैलेंस शीट स्टॉक है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, फ्लो है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये देखते हैं वन अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शंस से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, यानी कि वन अकाउंटिंग ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करते हैं और ये चेक करते हैं हम कि उससे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। Flow has time dimension like per hour, per day, per year, per month, per quarterly, per half yearly, तो इसमें टाइम डायमेंशन होता है। फ्लो इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो रोज चेंज होता है, या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, जो भी इसका टाइम डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। देन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट इज इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मेनी मोर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन से मतलब होता है। आपकी मंथली इनकम क्या है, आपके मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, आपके पर डे इनकम क्या है, पर डे एक्सपेंडिचर क्या है, 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन रेट क्या है, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम डायमेंशन। क्लियर है स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस? चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिस इज आवर मेल आईडी। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर या अपनी रिक्वायरमेंट मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे